ओके, सो पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं आज हम। सो क्वेश्चन पूरा रिलेटेड रहेंगे, मतलब क्लास 9th के सिलेबस के भी हैं, क्लास 10th के भी सिलेबस के हैं, दोनों मिला के रहेंगे, ठीक है। तो जो चीज़ें डाउटफुल रहेंगी वो हम सीखते जाएंगे, और बाकी क्वेश्चन आप क्या है थोड़ा सा फास्ट प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो आप लोग रफ बुक लेके रखो, और क्या करना है, फास्ट प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करना है, अगर नहीं आएगा तो आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको। डन? यस सर। ओके गुड। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से रीड करना स्टार्ट करते हैं थोड़ा, ठीक है। जिसको सपोज फर्स्ट क्वेश्चन हो जा रहा है तुरंत, सो दे कैन मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन आल्सो। हम प्रॉपर डिस्कस करते हुए चलेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। सो अ बॉय स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड इज एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली फॉर 30 सेकेंड, ठीक है। If x1, x2, x3 are distance traveled in first, next and last 10 seconds, मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन किस रेंज में आया, क्वेश्चन नंबर अगर मैं 1 को टारगेट करूं, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि इस टाइप का एक जर्नी है जिसमें ईच 10 सेकंड में वो प्रोसेस कर रहा है। सो ये पहले 10 सेकंड का क्या है x1, दूसरे 10 सेकंड का x2, तीसरे 10 सेकंड का x3, और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, रेस्ट से। सर मैंने बताया कि क्या x2 फाइंड करना इजी रहेगा क्या, नहीं। अगर u 0 है तो हमेशा फाइंड करना क्या इजी रहेगा, स्टार्ट से। याद है ये चीज सबको? हाँ सर। ओके, चले तो फाइंड कर लेते हैं यार। बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा, ये है, इट इज लाइक s1, डिस्टेंस नंबर 1, डिस्टेंस नंबर 2, डिस्टेंस नंबर 3। अब चलो फाइंड कर लेते हैं। सो s1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यार, सब पे 10-10 सेकंड लग रहा है, तो ये हो गया 10 सेकंड, तो फिर s2 को कितना लगेगा 20 सेकंड, और s3 को 30 सेकंड। सो क्या इक्वेशन होती है यार, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ut तो 0 है क्योंकि हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सर हाँ सर वो उन्होंने बोला है कि x2 इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन नेक्स्ट 10 सेकेंड्स ना। हाँ, तो दैट्स फिर वाई वो x2 मैंने ऐसे मार्क किया है, मैंने s2 बोला है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली x2 फाइंड करना टफ होता है, इसलिए मैंने कहा है कि लेट्स अज्यूम सम s2 व्हिच इज स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग। क्यों? क्योंकि बिगिनिंग में u 0 होता है ना, इसलिए। हाँ ठीक है, तो ये बेस्ट मेथड हो जाता है कि आंसर क्या होगा, हाफ इंटू ए। लेट्स से हाफ ए विल बी कॉमन इन ऑल, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है। तो थोड़ा स्मार्टली मूव करना है, हाफ ए को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ओनली सॉल्व टी। तो फर्स्ट 10 सेकंड का स्क्वायर मतलब क्या आ जाएगा, 100। नाउ फॉर s2, s2 का क्या हो जाएगा, सेम ut 0 हो जाएगा, ut सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्या आएगा हाफ ए, और टाइम कितना लगेगा s2 में 20, तो 20 का स्क्वायर क्या आएगा, हाफ ए टाइम्स कितना 400। अब देखो आइडिया एकदम क्लियर होना चाहिए क्या, कि x1 तो क्लियर है, x1 कितना आएगा 100 टाइम्स ऑफ 4a। चलो इसे सॉल्व भी कर लेते हैं, अगर मन करे, ये 50a हो गया, और ये कितना हो गया 200a। सो बताओ बेटा x2 कितना हो जाएगा, 158 150a हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x1 कितना है 50a है अगर, सो x2 कितना है 150a। अच्छा, x3 के लिए हमें पहले टोटल निकालना पड़ेगा s3, सो s3 कितना हो जाएगा, सेम हाफ इंटू ए इंटू किसका स्क्वायर 30 का स्क्वायर, सो कितना हो जाएगा 300। सो इट इज हाफ ए 300 का स्क्वायर मतलब 900, मतलब 30 का स्क्वायर मतलब 900। सो ये कितना हो जाएगा 450a। अब इस पे क्या माइनस करूंगा, 50 या 200, 200 200 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 250। तो इसका मतलब x3 कितना है 250। अब देख लो रेशियो क्या आ रहा है, 50 150 250, 1:3:5 1:3:5। गुड, तो ये हो गया यार अपना। सो ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है काइनेमेटिक्स का, बहुत ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि एक डिफरेंट टाइम पे शेड्यूलिंग पे डिस्टेंस कैसा होगा। तो आपको माइनस करने का ध्यान देना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या सोचते हैं 10 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर, तो क्या आएगा
1:20 का स्क्वायर 400, फिर ये 900, 149 टाइप कुछ सोचते हैं, वो ऐसा नहीं रहेगा। चलिए क्वेश्चन 2 रीड करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर 9th में सिखाया था मैंने आप लोगों को, क्या मोमेंटम कंजर्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। सपोज a bomb of mass 3 kg, it explode into 2 pieces। तो ये बिल्कुल याद कर लो कि इन द केस ऑफ एक्सप्लोजन हमें क्या यूज करना होता है, मोमेंटम कंजर्वेशन। तो कभी भी अगर लेट्स से एक ऑब्जेक्ट है, एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट है और वो एक्सप्लोड हो रहा है 2 पार्ट पे, तो पक्का एक पार्ट अगर लेफ्ट साइड जा रहा है तो दूसरा पार्ट, सॉरी एक राइट साइड जा रहा है तो दूसरा कहाँ जाएगा, लेफ्ट तरफ जाएगा। ठीक है, तो अभी इसका मास है कुछ कैपिटल एम और स्पीड है कुछ यू, तो अभी तो रेस्ट पे है, वो तो 0 ही रहेगा यू। बाद में कुछ ये स्पीड अचीव कर लेंगे, तो लेट्स से m1 को स्पीड मिला v1 और m2 पीस को मिला स्पीड कुछ v2। ये क्वेश्चन रहता है एक्सप्लोजन का। तो रीड कर लेते हैं। 3 kg मास एक्सप्लोड इनटू 2 पीसेस, कौन सा, 1 kg एंड 2 kg। ठीक है, मतलब m करके 1m और 2m। द स्पीड ऑफ m इज 16, देन द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्सप्लोजन। तो बेटा एक्सप्लोजन की काइनेटिक एनर्जी क्या है, इसकी काइनेटिक एनर्जी और इसकी काइनेटिक एनर्जी। समझ आया, इसकी तो निकाल लोगे, स्पीड पता है, इसकी स्पीड फाइंड करनी पड़ेगी ना। तो सबसे पहली चीज एक्सप्लोजन से हम क्या करते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन से हम स्पीड निकालते हैं। तो देखिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम याद आ रहा है कुछ, m1 u1 हाँ प्लस, सर, m1 v1 प्लस m2 v2 u हाँ इक्वल सो टू m1 जीरो v1 आएगा। प्लस m2 v2। तो यार ये देखो, तो इनिशियली तो कुछ नहीं थे, सब लोग क्या थे, 0 थे, और बाद में क्या है, m1 कितना है, m है, v कितना है 16 है, प्लस m2 कितना है 2m है, और v2 हमें फाइंड करना है। ठीक, तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा 16m इज इक्वल टू 2m इंटू v2 नेगेटिव का, तो v2 कितना आ जाएगा, नेगेटिव का 8। एक क्लियर, तो इसका मतलब ये हुआ कि थोड़ा सा ऐसे लिखना पड़ेगा हमें कि ये हमारा 2 है, v2 पीछे जा रहा है और आगे कौन जा रहा है, v1, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि वो 16 से जा रहा है, तो लेट्स अज्यूम कि वो आगे जा रहा है। तो v2 आ गया ना, तो अब क्या बचा, काइनेटिक एनर्जी टोटल। कैसे लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी, दोनों की लिख देंगे यार, हाफ mv v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v m2 v2 स्क्वायर। बताओ कितनी आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी सॉल्व करके, पहला मास है m इंटू 16 का स्क्वायर, सो 1/2 इंटू m इंटू 16 का स्क्वायर। सर सो 120। हाँ, एक एड कट हो जाएगा, टोटल मिलके कितना आ रहा है सब, दोनों मिला के ये हो जाएगा 16 इंटू 8, सो ये हो गया 128। और नेक्स्ट कितना है 8, सो हाफ इंटू 2m इंटू 8 इंटू 8। क्लियर, सो 2m ये कैंसिल क्या आएगा, 8 इंटू 8 64। सो टोटल कितना हो गया यार, 192 192। तो ये दो क्वेश्चन थोड़े से अच्छे थे, 9th से रिलेटेड थे, इसलिए मैंने सोचा इनको मैं दोनों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, दोनों ही अच्छे क्राइटेरिया हैं, आप लोग अच्छे से इन्हें सीख लेंगे। मोमेंटम कंजर्वेशन सर का वो मिली जूल में कैसे आ रहे हैं? एम है वो, मिली जूल नहीं है, एम। हाँ सर, यानी मास वाला m जो हाँ मास, वो एम का मास वाला एम है वो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ये आपके 10th के सिलेबस का है, रीड करें सब लोग, 1 मिनट टाइम है, अप्रोच करें, देखें कैसे करेंगे, सब लोग ट्राई करें, मैं थोड़ा हेल्प करता रहता हूँ। कि एक रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम 1 to 2, सो यहाँ से यहाँ तक जा रही है, देखो स्ट्रेट जाना चाहिए था इधर, लेकिन टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंट हो गई है, तो इसका मतलब मीडियम 2 कैसा है, rarer है। rarer डेंसर होगा ना,
मीडियम टू डेंसर, मीडियम Denser। अच्छा देखो ये क्या दिया है, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज दिस, मतलब 1 का कितना है √2 और 2 का √3। तो समझ भी आ रहा है, समझ के क्या लगाना है यहाँ पर, हाँ sin theta 1 स्नेल्स लॉ। बस चले जल्दी से सॉल्व करें, आंसर बताएं। मैंने स्नेल्स लॉ कैसे समझाया, जिसका n1 उसका ही एंगल यूज करेंगे, ठीक है, और जिसका ये n उसका ही एंगल साइन में यूज 60 करते हैं। डिग्री आता है। हाँ तो देखें क्या हुआ, क्या है स्नेल्स लॉ, फिर से सीखें, एकदम क्लियर करता हूँ। स्नेल्स लॉ क्या है, स्नेल्स लॉ में हम करते हैं n1 साइन i, तो यहाँ पर जिस मीडियम को लेते हैं उसी मीडियम का नॉर्मल के साथ एंगल लेते हैं, तो अभी क्या है x इज इक्वल टू n2 साइन, इस मीडियम का ले रहे हैं n2 मतलब एंगल ये वाला कितना 45 डिग्री, तो ये हो गया 45 डिग्री। अभी सॉल्व कर देंगे, तो ये क्या गिवन, क्या है गिवन है हमें n1 रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2, 2। तो ये √2/3 है, तो √3 है, तो इसे ऐसे मान सकते हैं कि ये √2x है और ये √3x है। x यहाँ पर एंगल नहीं है, मैं लेट से इसे i मान लेता हूँ, तो अच्छा रहेगा, तो रेशियो को हम डायरेक्टली ले सकते हैं। सो ये हो गया अपना √2 साइन i इज इक्वल टू ये हो गया √3 साइन 150 1/√2, तो देखो क्या हो जाएगा, ये √2 इधर डिवाइड में, तो कितना आ जाएगा साइन i की वैल्यू, क्या आ जाएगी √3/2। सो इसका मतलब क्या हो गया, i कितना है 60 डिग्री, तो इजी आई गेस, डन। चले क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग रीड करेंगे और मैं कुछ स्टूडेंट से आंसर पूछूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 मैं किसी स्टूडेंट से पूछूंगा, इसलिए आप रीड करें और डायरेक्ट आंसर बताएं, बहुत कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ओके एक और चीज देखो, कॉमन सेंस भी लगा सकते थे, वेरी गुड चैतन्य। इस क्वेश्चन में यार एक कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं क्या, अभी जैसे मैंने बताया ना कि इंसिडेंट एंगल क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए रिफ्लेक्टेड से, दिख रहा है ना, देखो ये क्या है कम है, तो ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा वाला ऑप्शन सिर्फ क्या मिल रहा है, एक ही मिल रहा है, बट आप एग्जाम में ऐसा कुछ ना करें, आई रिपीट ऐसा जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में मे भी आपको 53 डिग्री भी तो यूज करा सकता है ना, अगर क्लियर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर थोड़ा सा सोच के ही करेंगे। चले नंबर 4 पूछ लेते हैं, प्रथम आंसर करें नंबर 4। प्रथम प्रथम आंसर नहीं बताना, जस्ट सॉल्विंग कराना है। ठीक है, आस्था एक्सप्लेन करना स्टार्ट करें, फर्स्ट ऑप्शन होगा कि नहीं, नहीं सर। क्यों, सर क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। ओके, सो पॉइंट यहाँ पर ये है कि अगर पावर पॉजिटिव है तो उस लेंस का फोकल लेंथ भी पॉजिटिव पॉजिटिव आना चाहिए था, तो ये ऑप्शन हट गया, लेंस में ऐसा नहीं होता लेकिन मिरर में होता है, याद रहेगा, मिरर में क्या होता है, मिरर में माइनस, हाँ माइनस आ जाता है, इसलिए उल्टा रहेगा। तो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग देखते हैं, मतलब कॉनकेव का फोकल लेंथ कैसा होता है, नेगेटिव होता है, याद रखना, कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर का अगर फोकल लेंथ नेगेटिव रहता है तो पावर कैसा रहेगा उसका, पॉजिटिव। मिरर में उल्टा हो सकता है, लेंस में नहीं रहता, तो ये थोड़ा सा हम इस चीज को ध्यान देंगे। तो आंसर होगा कि ये प्लस है, प्लस माइनस है, नहीं हो सकता, ये प्लस है ये माइनस है, ये भी नहीं हो सकता, सर फोर्थ ऑप्शन आएगा। बस ये माइनस है ये प्लस है, ये भी नहीं हो सकता, कौन सा ऑप्शन रहेगा, 4। फोर्थ वाला, ठीक है, ओके।
नेक्स्ट करंट का क्वेश्चन है, देखें, रीड करें सब, सॉल्व करें, जल्दी से सॉल्व करें, फिर मैं पूछता हूं क्वेश्चन। इफ द करंट थ्रू अ रेजिस्टर इज इंक्रीज्ड बाय दिस, द इंक्रीज इन द पावर डिसिपेटेड विल बी। मतलब करंट इंक्रीज की है तो पावर कितनी होगी, तो पावर और करंट में क्या रिलेशन है प्रोपोर्शनलिटी में, I square R. आई स्क्वायर का। ठीक है, तो रेजिस्टर की कुछ बात ही नहीं हो रही है, सिर्फ किसे इंक्रीज करे, करंट को। वो तो एक रेजिस्टर में है, एक आर में, तो पी का हमें एक्चुअल फॉर्मूला पता है, पी का फॉर्मूला क्या है, आई स्क्वायर R. वेयर सिचुएशन क्या है कि पी प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर है। अब देखो आई को कितना चेंज किया है, 50% इंक्रीज। कुछ याद है ऐसे क्वेश्चन कैसे बताया था मैंने, याद आ रहा है परसेंटेज चेंज के क्वेश्चन मैंने कैसे सिखाया है। एन की वैल्यू फाइंड करने का। हाँ, तो हम कैसे बोलते हैं कि 50% इंक्रीज किया है, तो कैसे बोला था मैंने कि एज्यूम करो कि आई कितना है, 1 है। तो एज्यूम क्या कराया था कि आई कितना है, 1 है, तो न्यू आई कितना हो जाएगा, 3/2. हाँ 1.5. 50% बढ़ा देंगे मतलब 1.5। तो देन इसका मतलब क्या हो जाएगा, P प्रोपोर्शनल टू क्या है, आई स्क्वायर है, Square. तो इसका मतलब P प्रोपोर्शनल टू किसका, 1.5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2.25। अच्छा, तो इसका मतलब पता है कि न्यू P कितना हो जाएगा 2.25। हमें पता था ओल्ड कितना है 1, तो इसका मतलब 1. चेंज कितना हुआ 1.5. 225%. यस 2.25 माइनस 1, आंसर क्या है 1.25। सो परसेंट कितना हो गया 125%। ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अगर छोटा परसेंट है तो डायरेक्ट आंसर कर देते हैं, पावर नहीं करते। अगर 3% होता तो आंसर 9 आता क्या, नहीं. यस आंसर क्या आता, यस नहीं, 3% चेंज करते तो आंसर क्या आता, 8 अच्छा, करंट को अगर मैं 3% चेंज इंक्रीज करूं, हाउ मच द पावर विल इंक्रीज, 6%. 6%। क्या बताया था, पावर को मल्टीप्लाई करा देते हैं बस। फॉर स्मॉल परसेंट क्या करते हैं, P चेंजेस टू आई स्क्वायर है, या आई टू द पावर लेट से x है, तो इसको सॉल्व करते हैं, परसेंटेज चेंज इन P विल बी x टाइम्स परसेंटेज चेंज इन I। समझ आया, जो भी पावर होगी उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3% चेंज किया तो आंसर क्या आएगा 9 9 कैसे आएगा, स्क्वायर थोड़े ना करना है, 2 का क्या करना है 6%। Multiply. मल्टीप्लाई करना है। दोनों केसेस कितनी बार सिखाए हैं यार आप लोग को, ग्रेविटेशन में भी सिखाया था 9th में। ठीक है, क्लियर है, तो इसका आंसर क्या रहेगा अपना 125%। चलिए 6 नंबर, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बताएं। द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन अ consecutive compression and rarefaction in longitudinal wave। मतलब दो चीजें होती हैं, एक तो ये वाली वेव होती है ट्रांसवर्स वेव, और एक रहती है लॉन्जिट्यूडनल वेव। ठीक है, कंप्रेशन मतलब एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल कंप्रेस्ड है, उसके बाद क्या होता है, रेयर होता है, सो रेयर फ्रैक्शन, और उसके बाद फिर कंप्रेशन होता है। ओके, और फिर ये रहता है रेयर फ्रैक्शन एंड कंप्रेशन। अब दोनों वेव की प्रॉपर्टीज बताओ क्या रहती है सिचुएशन, दोनों वेव में अगर मैं रिलेशन देखूं, ग्रीन जो डॉट्स है वो कंप्रेशन है काफी, और जो ये ब्लू डॉट है वो रेयर फ्रैक्शन। Rare fraction. हाँ,
तो क्या होता है, ऊपर वाली वेव में अगर मैं बोलूं तो ये वाले डॉट से ये वाली डॉट के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? लैम्डा वेवलेंथ। लैम्डा वेवलेंथ। लैम्बडा। वेवलेंथ सेम चीज होती है यहाँ पर, एक कंप्रेशन से लेके नेक्स्ट कंप्रेशन तक के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? लैम्बडा। लैम्डा। ठीक, यहाँ पे क्रस्ट ट्रफ भी पूछ लिया करता है, तो क्रस्ट ट्रफ से भी याद रखना है, एक क्रस्ट से नेक्स्ट क्रस्ट के बीच की हाँ। डिस्टेंस क्या होती है? लैम्डा। लैम्डा। या फिर एक क्रस्ट से दूसरे एक ट्रफ के बीच की, ये कितनी हो जाएगी? लैम्डा बाय 2। लैम्डा बाई 2। क्वेश्चन में कौन सी पूछा है? एक क्रेस्ट से दूसरे ट्रफ तक। हाँ, तो मतलब एक कंसेक्यूटिव कंप्रेशन से नेक्स्ट रेयर फ्रैक्शन तक पूछा हुआ है, मतलब ये वाला पूछा है, एक रेयर फ्रैक्शन के बीच में से और कंप्रेशन के बीच में से, तो ये कितनी होती है? लैम्डा बाय 2। लैम्डा बाई 2 याद रखना है भाई। ठीक है, साउंड वेव में सिखाया हुआ है ये, क्लियर है? यस सर। हाँ ठीक है, चलिए काफी डिस्कशन हो गया है, थोड़ा सा भी फास्ट शुरू कर देते हैं चीजों को। चले 7 नंबर रीड करें। Third option. क्वाड्रपल। समझ आया? फोर्स प्रोपोर्शनल टू क्या रहता है? डिस्टेंस स्क्वायर ना, 1 बाई डिस्टेंस स्क्वायर। तो अगर बीच की डिस्टेंस 1/2 की, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? फोर्स 4 टाइम्स हो जाएगा, तो ये रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट 8 नंबर। 500 hertz. ओके, स्पीड पता है, वेवलेंथ पता है, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। सो इसका मतलब ये फॉर्मूला बड़ा फेमस है, साउंड में बताया, याद रखना है। सो एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? v बाई लेमडा। ठीक, प्रॉब्लम ये है कि लेमडा को किस में रखना चाहिए हमें? मीटर में। क्यों? Meters. क्योंकि स्पीड को मीटर पर सेकंड में लिख रहे हैं ना हम, इसलिए हमें इसे मीटर में रखना चाहिए। सो आंसर कितना हो जाएगा? 350 डिवाइडेड बाई 0.7। ठीक है, तो कितना आएगा? 0.7 डिवाइड करके कितना आ रहा है? 500। ठीक है, चलो ए बी के बीच में आर इक्विवेलेंट, ए से स्टार्ट करके बी पे एंड करना है, दिख रहा है? ये दोनों किस में होंगे? सीरीज। सीरीज। ये दोनों भी? सर 5 ओम्स आता है। हाँ, तो ये दोनों 10 और 10 का कितना आएगा सीरीज? 20 और 10 20। 10 20 ये 10 10 का भी 20 तो 20। फिर हाफ तो बना। तीनों पैरेलल में बट अलग अलग कर लेते हैं। ये 20 और ये 20 का पैरेलल क्या आएगा? 10। 10 10। और ये 10 और ये वाला 10 क्या आएगा फाइनल? 5। चले 10 रीड करें। एक फार साइटेड है पर्सन, ठीक है, सो हु हैव लॉस्ट देयर स्पेक्स नाउ कैन स्टिल रीड अ बुक by looking through a small hole in a sheet of a panel because, बताओ रीजन पढ़े फिर मैं जस्टिफिकेशन पूछता हूं। बताएं कोई? सर वो फर्स्ट ऑप्शन में एट अ लॉन्गर डिस्टेंस यानी दूर, रिलेटिवली दूर, क्योंकि वो फार साइटेड पीपल के लिए बात कर रहा है ना। ओके, चैतन्य बताएं, एक्सप्लेन करें। Sir, maybe because the distance is it appears to be less
between the book and the eyesight. ओके मतलब ये कैसे पता कि बुक और आई के बीच में डिस्टेंस कम है? फार साइटेड भी मतलब दूर का दिखाई नहीं देता इसलिए। हाँ ठीक है, पॉइंट ये है कि बुक रीड कर रहा है ना, तो बुक रीड करने का ये कॉमन सा पार्ट है कि बुक को पास में ही रख रहा है। ठीक, अब उसे पॉइंट ये है कि द फाइन होल प्रोड्यूसेस एन इमेज ऑफ द लेटर एट अ लॉन्गर डिस्टेंस। तो नहीं भाई, ये होल है, ये एक सिंपल सा एक छोटा होल है, वो इमेज फॉर्मेशन दूर डिस्टेंस पे नहीं करने वाला है। कोई बताएगा एक पिन होल किसके जैसा काम करता है? पिन होल आपने कभी ध्यान दिया है? आप किसी रूम पे एक छोटे उससे ऑब्जर्व करो, एक छोटे होल से ऑब्जर्व। इन्वर्ट हो जाता है। इन्वर्ट हो जाता है? नहीं, आप कोई रूम वगैरह है या कहीं पे भी किसी स्पेस पे एक छोटे सिंपल होल से ऑब्जर्व करें। वाइड Convergence. ओके देखें, सर पॉइंट दूर कह रहा है। दिखता है क्या ऑब्जेक्ट? हाँ ऑब्जेक्ट दूर दिखता है। हाँ, मतलब इनडायरेक्टली जो ये रहता है, इससे लाइट बहुत ही कम आ रही होती है ना। इससे सपोज एक पिन होल का मतलब क्या होता है, मतलब इतना कोई भी छोटे डायमीटर का एक होल है, ठीक है, उससे हम कंसिडर कर रहे हैं होल इन अ शीट ऑफ अ पैनल। तो मतलब ये छोटा होल जो है उससे लाइट का अमाउंट क्या होता है, बहुत ही कम आता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि सपोज यहाँ से बहुत दूर से लाइट आनी है, उसको भी हम क्या करते हैं, दूर से नहीं आ रही होती है, वो सब कुछ कन्वर्ज करके आने का ट्राई करती है हमारे पास पे। ठीक है, मैंने मतलब कि सपोज आप एक पिन होल के थ्रू कोई चीज देखना चाहते हो, सपोज ये पिन होल नहीं था, आप यहाँ पे थे, तो क्या होगा, यहाँ की लाइट आपके पास ऐसे आएगी, यहाँ की ऐसे आएगी, ये सब ऐसे रैंडम लाइट आएंगी। पिन होल क्या हाँ करता है, उसको कन्वर्ज कराने का ट्राई करता है। जो भी कुछ दिख रहा होगा आपको वो सिर्फ इस होल से आ रहा है। क्लियर? तो इसका मतलब ये है कि पिन होल एक लेंस के फॉर्मेट में काम करने लगता है जो इधर उधर की लाइट को कन्वर्ज कराता है। तो बेसिकली वो पर्सन को मतलब पॉइंट क्या होता है कि ये जो पिन होल है वो एक इनडायरेक्टली एक लेंस के फॉर्मेट में फील होने लग जाता है। सर, लेकिन लाइट बेंड कैसे होगी? यानी मतलब लाइट बेंड नहीं हो रही, मैं फील बता रहा हूँ, अमाउंट ऑफ लाइट कितनी आ रही है। पहले यानी आपको बहुत सारी लाइट एक छोटे से एरिया में से आ रही है। एरिया में से आ रही है। तो बेसिकली वो तब रहता है जैसे लेंस में हम बात करते हैं कि बहुत सारी लाइट है, तो ये सपोज इतनी बड़ी बीम आ रही है, ये क्या करता है, इसको कन्वर्ट करके छोटी बीम में कन्वर्ट कर देता है ना। हाँ, ठीक है, तो ऑफ कोर्स इंटेंसिटी कम है, लेकिन हम ये देख पा रहे हैं कि इस छोटे से अपर्चर से सारे तरफ की लाइट आ रही है। तो ये एक फीलिंग वाला है जिसमें एग्जैक्टली क्या होता है, मतलब यहाँ पे जो रूल लगता है वो डाइफ्रैक्शन का रूल लगता है। वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा हूँ कि जब कोई बहुत ही स्मॉल अपर्चर होता है, इतने mm का स्मॉल अपर्चर एक जो होता है, वहां पर डाइफ्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। मतलब थॉट ये है क्या, सपोज ये एक छोटा सा पिन होल है, तो लाइट कैसे जानी चाहिए, ऐसे जानी चाहिए। हाँ हाँ, लेकिन लाइट ऐसे नहीं जाती है, लाइट इस तरीके से जाती है। तो अब आप सोचोगे कि सर ऐसे कैसे हो गया, तो ये लाइट बेंड नहीं हुई है, यहाँ पे एक प्रोसेस देखने को मिलती है विच इज कॉल्ड डाइफ्रैक्शन, जहां पे आपको इस तरीके की लाइट मिलती है। मतलब सेंटर पे तो एकदम ज्यादा लाइट रहेगी, बट बाद में भी थोड़ी लाइट बचती है, इधर डाइफ्रैक्शन के थ्रू डिस्पर्स हो जाती है। ठीक है, वो वेव का कॉन्सेप्ट है, वो पिन होल का कॉन्सेप्ट है, जरूरत नहीं है उसे, हम क्लास 12th में सीखते हैं सीधा कि एक पिन होल हमें किस टाइप में बिहेव करता है। ठीक है, डाइफ्रैक्शन के थ्रू होता है। एट द एंड लॉजिक क्या है, एट द एंड आपको पक्का पिन होल से पूछना ही नहीं चाह रहा यार, क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो किस क्लास का पूछेगा, 10th का, तो आप किस क्लास का लॉजिक लगाओ सिर्फ,
क्लास 10th का लगाओ। क्लियर? पर कैसा पर्सन है? फार साइटेड Cited. फार साइटेड है, मतलब क्या हो रहा है, दूर का दिख रहा है और पास का नहीं दिख नहीं दिख रहा है। तो भाई उसे कैसा चाहिए, कौन सा लेंस चाहिए उसे? रहा। Convex lens. कॉन्वेक्स। समझ आया? उसे कैसा लेंस चाहिए? कॉन्वेक्स। क्या कहीं पे कॉन्वेक्स है क्या? नहीं। नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ये पिन होल कुछ तो कर रहा होगा ना, कि कॉन्वेक्स बनाने का काम कर रहा है ये। हम्म। समझ आया? दिमाग लगाना ही नहीं। क्लास 10th के हिसाब से क्या होगा कि हमें पता है कि फॉर साइटेड पर्सन है तो उसे कॉन्वेक्स चाहिए, तो कॉन्वेक्स मिल तो नहीं रहा है, तो उसका आई लेंस ही एक्स्ट्रा कॉन्वेक्स जनरेट कर रहा होगा ना। तो किस ऑप्शन में एक्स्ट्रा कॉन्वेक्स जनरेट कर रहा है? कॉन्वेक्स लेंस मतलब फोकल लेंथ क्या, पावर क्या हो रही है? पावर बढ़ रही है ना। कॉन्वेक्स लेंस एक्स्ट्रा चाहिए तो पावर क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। मतलब फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए? कम कम होनी चाहिए। बस सिर्फ इतना सा थॉट देना है। देखिए किसमें आइडिया लग रहा है ये? सी सी ऑप्शन में। सो बड़ी सिंपल सी बात है, फॉर साइटेड है, हमें पावर ज्यादा चाहिए, कॉन्वेक्स चाहिए एक्स्ट्रा, तो पावर हमें बढ़ानी है तो फिर फोकल लेंथ क्या करनी पड़ेगी? रेड्यूस रिड्यूस करनी पड़ेगी। बस इस वे पे सोचना है हमें। 11 देखें। मेटल डिशेस concave reflex. are used receiving the TV signals from distance communication। अच्छा, वो सिग्नल के लिए वो जो रखते हैं तो वो ऐसे ही रहती है, ठीक है, क्योंकि वो एक मिरर टाइप पे काम करती है और उसे क्या करना है, सारी रेज को कन्वर्ज कराना है, वो तो कॉनकेव रहती है। ठीक है। 12 नंबर। सर F ही रहेगा ना? F कोई पावर बदलती है क्या अलग अलग कट करने पे? नहीं, बस नहीं। बीच में से वर्टिकली कट किया तो बदल। हाँ, बीच में से वर्टिकल कट किया और ऐसे बना दिया तो क्या होगी पावर? चेंज। हाँ। by 2 फोकल लेंथ 2f वाई ट्वाइस। ठीक है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभी। ओके, सॉल्व करें। ठीक है, 3 क्वेश्चन है, जल्दी से फास्ट सॉल्व करें, फिर मैं इन्हें पूछता हूँ आपसे। 13, 14, 15 जल्दी से आप लोग सॉल्व करके रखें, मैं 1 मिनट में आपसे डिस्कस करता हूँ। ओके, चलो डिस्कस कर लेते हैं। 13 क्या है? A wire of resistance 12 ohm bent to form a circular ring, the effective resistance। तो क्या हुआ, एक वायर थी, अभी उससे क्या बना दिया, सर्किल। 2 पॉइंट कोई डायमीटर पे ले लें इनके अबाउट। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर इसका रेजिस्टेंस R है तो आधी वायर ऊपर है और आधी वायर नीचे, तो ऊपर कितना रेजिस्टेंस होगा? R by तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? R बाई 4। 4 तो क्या हो जाएगा? 3 ओम। 3 ओम। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, एक न्यूक्लियर रिएक्टर 48 किलो जूल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड पर मिनट। ठीक है, इफ द एनर्जी रिलीज्ड पर फिजन
is this joule, then the number of fissions that would be taking place in a reactor per second. तो बड़ी सिंपल सी बात है कि पर मिनट दिया है, हमें सिर्फ क्या चाहिए, पर सेकंड चाहिए एनर्जी। तो पर सेकंड एनर्जी कितनी आ रही है, 48,000 है अभी एक मिनट में, तो एक सेकंड में कितनी हो जाएगी, इतनी जूल। ठीक है, और हमें पता है कि एक फिजन में कितनी निकल रही है, इतनी, तो हमें नंबर ऑफ फिजन चाहिए, तो इसका भी डिवाइड कर देंगे। समझ आ गया, हाँ समझ सर। आया सबको? ओके, नेक्स्ट, the speed of sound in air is this: if the pressure becomes 4 times the normal, then the speed of sound wave will become, बताएं, एयर प्रेशर अगर 4 टाइम्स हो गया तो क्या फॉर्मूला था V का प्रेशर पे, रूट गैमा पी बाई रो, याद है? और एक फॉर्मूला क्या था, रूट गैमा आर टी बाय एम, याद आ रहा है या नहीं भाई? स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला याद आ रहा है या नहीं? हाँ सर। ओके, तो मैंने क्या समझाया था भाई, स्टार मार्क करके, कि इफ पी इंक्रीज करने का ट्राई करोगे तो डेंसिटी क्या होगी, अगर प्रेशर बढ़ाओगे इंक्रीज। तो डेंसिटी भी और डेंस होने लग जाएगी। तो बेसिकली वी पी और रो पे डिपेंड नहीं करता है, ऐसे हाँ, किस पे डिपेंड रिडंडेंट। करता है, टी पे। अगर टेम्परेचर सेम है तो टेम्परेचर तो सेम है, एनटीपी बोला हुआ है, हाँ तो कुछ भी फर्क पड़ना चाहिए क्या, नहीं। तो ये याद रखना है कि अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो डेंसिटी भी रहेगा, वी कांस्टेंट रहता है। वी किसके वजह से बढ़ता है, किसी भी गैस पे, टेम्परेचर के वजह से। ठीक है, और 1 डिग्री सेल्सियस में कितना बढ़ जाता है वी, ईच 1 डिग्री सेल्सियस में कितना इंक्रीज होता है वी, भाई याद कराई थी वैल्यू लास्ट टाइम, किसी को याद नहीं है? याद आया क्या अब? हाँ इन ईच 1 डिग्री सेल्सियस इतनी बढ़ जाती है स्पीड। क्लियर? यस सर। हाँ, तो सोचो 0 डिग्री पर है 332, तो पूछ लूंगा 20 डिग्री पर कितना हो जाएगा, तो समझ गए, तो लगभग 12 बढ़ जाएगी। ओके, नेक्स्ट 16। सर V1 इज ग्रेटर देन V2। ओके, तो ये डायरेक्टली नॉलेज बेस्ड था। ओके, क्या होता है, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। वाटर। ठीक है, हमें पता है कि टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो रहा है, तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। हाँ। लेकिन वाटर का क्या होता है, अप टू 4 डिग्री सेल्सियस कम होने लग जाता डिक्रीज है, होता है, फोर फिर इंक्रीज। फोर के बाद इंक्रीज होता है वापस। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज होगा। टाइम इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, वेलोसिटी पूछा है, क्या होता है वेलोसिटी ग्राफ में, tan थीटा या थीटा एंगल विथ हॉरिजॉन्टल। लेकिन कहाँ से, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो मतलब वर्टिकल ये हुआ अपॉन हॉरिजॉन्टल, तो एंगल कौन सा यूज करेंगे, 30 या 60? 60। अच्छा, हाँ सर। क्यों, एंगल कहाँ से लेते हैं, टाइम एक्सिस से लिया जाता है भाई। हाँ हाँ हाँ। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो अगर एंगल हम देखें तो हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना, तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर में कब होगा, जब ऐसा ट्रायंगल बनेगा, हाँ ये हाँ। बनेगा परपेंडिकुलर, ये बनेगा बेस। सो कौन सा डिग्री यूज करेंगे, 10 30 डिग्री। 30।
दैट इज 1/√3। तो गलती मत कर देना। हाँ, समझ आया सबको क्या ये है? उल्टा हो गया तो फिर Yes. इसके अकॉर्डिंग लेंगे ना। नेम उल्टा कर दिया, डिस्प्लेसमेंट को यहाँ रख दिया। If a body is in equilibrium under the effect of some collinear forces, then minimum number of forces such forces acting upon the body are इक्विलिब्रियम में है और कोलिनियर है, तो मिनिमम कितने फोर्सेस चाहिए? तो भाई बड़ी सिंपल, कोलिनियर है तो एक इधर लगेगा और एक अपोजिट है। दोनों बैलेंस कर देंगे। ठीक है। अच्छा, तो 3 में भी बैलेंस हो सकते हैं क्या? नहीं नहीं सर, नहीं होगा। ओके, यानी अगर एक फोर्स कम है तो फिर हो सकता है कि हाँ। सो अगर हम इसमें बात करें तो मिनिमम फोर्सेस जो रहेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट पे बैलेंस करने के लिए, इफ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द इफेक्ट ऑफ सम कोलिनियर फोर्सेस। अच्छा, कहीं पे बोला है क्या कि इक्वल है? नहीं, नहीं। तो फिर तो फिर कह नहीं सकते यार। तो अगर हाँ ये सर, F1 नहीं। F2 है, तो अगर हमें F1 F2 इक्वल नहीं दिए हैं तो आंसर 2 नहीं हो सकता, फिर कभी नहीं बैलेंस करेंगे। बट एक रूल है, क्या बताया था कि अगर 3 फोर्सेस लगे हैं, कैसे? इक्वी एंगल्ड, ऐसे इक्वल फोर्सेस इक्वी एंगल लगे हुए हैं, तो वो क्या कर सकते हैं? कभी भी बैलेंस कर सकते हैं, कुछ भी वैल्यू हो इनकी। इक्वल ना भी हो तो काम बन जाएगा। ओके, यानी मतलब सपोज इक्वल नहीं है, मतलब F1 F2 F3 इक्वल नहीं है, तो 2 में तो काम नहीं बनेगा, मिनिमम 3 चाहिए होगा। सोचो ये 10 है तो इसका एक कंपोनेंट आएगा यहाँ पर, सपोज आया कितना 6, लेट से ये 20 है तो इसका एक कंपोनेंट आएगा यहाँ पर, लेट से कितना आया 12। डन। और इनके वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बैलेंस। बैलेंस कर ले। तो इसका मतलब ये वाला इन दोनों को बैलेंस कर लेगा ना। अगर नहीं कर पा रहा है तो इसे भी क्या करेंगे, किसी एंगल पर लगा देंगे, तो बैलेंस कर देंगे इसके 2 कंपोनेंट। ठीक है। तो मतलब ये है कि अगर फोर्स इक्वल नहीं है तो मिनिमम 3 फोर्सेस चाहिए होते हैं। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लिखते हैं, अगर इक्वल फोर्सेस बोले, इक्वल फोर्सेस, तो मिनिमम 2 में ही काम चल जाएगा। और अगर अनइक्वल है, मतलब पता नहीं है, इक्वल भी अनइक्वल भी हो सकते हैं या इक्वल भी हैं, पता नहीं है अगर, तो फिर मिनिमम कितने चाहिए? 3 चाहिए। ठीक है। सर, लेकिन उन्होंने कोलिनियर फोर्सेस बोला है ना, तो अपोजिट कोलिनियर, कोलिनियर फोर्सेस है। कोलिनियर का मतलब होता है कि एक ही पॉइंट से जा रहे हैं। अच्छा, ठीक है। कोलिनियर और कोप्लेनर का मतलब होता है, कोलिनियर मतलब एक ही पॉइंट में से जा रहे हैं। हाँ सर। ठीक है। और कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में कहीं तो लग रहे हैं, इस तरीके से। यस सर। नेक्स्ट 19 रीड करें। A heater coil is cut into 2 equal parts. Only one part is used for the heating. The heat generated is now half. half. हाँ अच्छा, ये बताओ यार कि अगर हमने उसे हाफ पार्ट कट कर दिए तो क्या चीज चेंज हो गया होगा? उसका Length रेजिस्टेंस कितना हो गया होगा? R/2। R/2. अच्छा, अब ये बताओ कि हीट का फॉर्मूला क्या रहेगा? I square RT. I²RT। यार ये बताओ, कहीं कह रहा है क्या कि करंट सेम रहेगी बाद में भी? सर, V²/R। यस यस, समझाया ना। ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा सेंटी नहीं होना है, थोड़ा सा प्रॉपर समझना है कि जब कनेक्टेड है सोर्स से, देन वी आर नॉट सर्टेन कि करंट अब सेम ही जाएगी। नहीं, हम किस चीज के बारे में सर्टेन है? सोर्स के बारे में। क्या?
कि सोर्स हमारा नहीं बदला है, सोर्स वही है। समझ आया क्या सबको? हाँ सर। तो इसका मतलब आंसर क्या होना चाहिए फिर? 4 नहीं, अरे हाँ स्क्वायर 2 कहाँ है? टाइम्स डबल 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 टाइम्स। क्लियर? यस। ओके। A bar magnet placed in non-uniform field experience। तो समझाया था यार कि एक मैग्नेट अगर ऐसे फील्ड पे रखा है तो मैग्नेट इज लाइक चार्ज, मतलब ऐसे ये, तो भाई ये वाला भी है, नॉर्थ पोल रखा है, साउथ पोल रखा है, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ जाती है? नॉर्थ से और दूसरा साउथ। क्लियर? तो इसका मतलब क्या होगा कि ये नॉर्थ इसे रिपेल करेगा और ये साउथ इसे रिपेल करेगा। नेट फोर्स क्या आ जाएगा? 0। सर, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो नॉन यूनिफॉर्म है। हाँ, मैं यूनिफॉर्म वाला बता रहा हूँ, पहले आपको यूनिफॉर्म बता रहा हूँ हाँ कि अगर यूनिफॉर्म रहेगा तो ये दोनों फोर्स क्या होंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन आप ये समझो कि अगर ये यूनिफॉर्म नहीं है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अलग है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अलग है। तो इसको फोर्स अलग फील होगा और इसको फोर्स अलग, तो क्या कैंसिल करेंगे क्या? नहीं। नहीं कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, तो ये कंफर्म हो जाता है कि नॉन मैग्नेटिक फील्ड में उसे फोर्स तो फील होगा, बट क्या ओनली फोर्स फील होगा? टॉर्क होगा या नहीं? तो बेटा टॉर्क का अभी इस पे तो हमें नहीं है पॉइंट, बट मैंने आपको बताया था कि टॉर्क कैसे निकालते हैं किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में। ऐसा कुछ बताया था क्या? एम बी साइन थीटा। हाँ सर। चले, अगर ऐसा फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं तो टॉर्क क्या होता है? फोर्सेस जब कोई एंगल बना रहे होते हैं, जब फोर्सेस कोई एंगल बना रहे होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं। तो टॉर्क तो यूनिफॉर्म में भी लगता है और यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म में भी लगता है। तो टॉर्क 0 नहीं होता, यूनिफॉर्म में भी नहीं होता और नॉन यूनिफॉर्म में भी नहीं लगता। सर टॉर्क यानी दोनों। टॉर्क कभी भी 0 नहीं होता। हाँ, कभी भी नहीं, के एक केस है 0 होता है जब एकदम सीधा रखा है। एकदम सीधा रखा है तो दोनों फोर्स ऐसे सीधे सीधे लगेंगे ना, तो टॉर्क लगेगा क्या? नहीं, दोनों कैंसिल आउट होंगे। टॉर्क कब लगता है? जब, एंगल। हाँ, कोई ऐसे हो, तो ऐसे देखो ना, अब ये घुमा देंगे ना फोर्सेस दोनों मिलके इसको ऐसे, तो टॉर्क मतलब रोटेशन फील देने वाला। ठीक है, तो क्या रहेगा इसमें? नॉन मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स भी लगता है और टॉर्क भी, जबकि यूनिफॉर्म में क्या होता है? टॉर्क लगता है। फोर्स 0 होता है और सिर्फ क्या लगता है? टॉर्क। टॉर्क लगता है। तो ये चीज याद रख सकते हैं, यूनिफॉर्म पूछा जा सकता है। यूनिफॉर्म में क्या आंसर होगा? ओनली टॉर्क। ओनली टॉर्क। ठीक है, 21। How much power a pump, how much water a pump with this power in 1 minute to a height can raise? ओके, कितना ऊपर लेके जा सकता है? तो भाई पता है ना यार, पावर क्या होगा? वर्क डन अपॉन टाइम या फिर एनर्जी अपॉन टाइम। तो यहाँ पे एनर्जी कौन सी है? पोटेंशियल। पोटेंशियल, mgh वाली। निकाल लेंगे आंसर। ओके, एम निकाल लेंगे रख के फॉर्मूले में। कोई डाउट किसी को 21 में? नहीं सर। सर उसमें लीटर को मास में कन्वर्ट करना है। अरे भाई 1 लीटर 1 kg ही होता है। सर हाँ। चलो, और थोड़ा फास्ट अप्रोच करेंगे अभी। देखिए 22 रीड करें, बताएं। काइनेटिक का कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए? अब मोमेंटम के बारे में पूछ रहा है। सर 2 टाइम्स इनिशियल मोमेंटम। हाँ, याद है ना, काइनेटिक के 2 फॉर्मूले बताएं क्या? एक हाफ mv स्क्वायर और दूसरा E square upon 2m। p स्क्वायर बाई 2m।
तो काइनेटिक को 4 किया तो P कितना हुआ, इसका मतलब रूट ले लेंगे ना, तो P होगा 2 टाइम्स। ओके। Yes. 23 बॉब सिंपल पेंडुलम में मास m है, लेंथ l है, वर्क डन ऑन द पेंडुलम इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन इन ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। ठीक है, तो बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड की खास बात क्या होती है कि इन ग्रेविटी इफ डिस्प्लेसमेंट अगर 0 है तो क्या आता है वर्क डन, 0. 0। क्यों? हाँ, कंजर्वेटिव फोर्स है. कंजर्वेटिव फोर्स है, ऊपर गए वापस नीचे आए तो ऊपर जाने पे वर्क डन नेगेटिव रहा, लेकिन नीचे आने पे वर्क डन पॉजिटिव. मिल गया। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल एक कंजर्वेटिव फील्ड है। डन। Yes. 24 the mass of earth is 80 times that of moon and its diameter is double that of moon. If the value of g is this, then the value of acceleration due to gravity on moon. तो बताया ना यार, g किस पे डिपेंड करता है, किस पे, g m अपॉन M by R. r स्क्वायर। तो m भी दिया है और r भी दिया है, तो रेशियो निकाल लेंगे ना। g2 बाई g1 का रेशियो क्या आएगा, m2 बाई m1 एंड r उल्टा है तो क्या आएगा, r1 बाई r2 का स्क्वायर। वैल्यू रख के अब थोड़ी मेहनत कर लेंगे। समझ आया सबको? हाँ. हाँ सर। 25 टू लेंसेज फोकल लेंथ f1 एंड f2 कांटेक्ट में रखा है, पावर क्या हो जाएगी कॉम्बिनेशन की, तो पास पास में F1 plus रखें तो F2 upon F1 F2. डायरेक्टली ऐड करेंगे ना, p कोएक्सियली यानी. हाँ मतलब p1 प्लस p2 डायरेक्ट ऐड करेंगे p में, लेकिन p इज 1 बाई f ना, तो फील्ड कैसा वाला आएगा, पैरेलल वाला। मतलब ये याद है ना पैरेलल कैफ कैसे निकालते हैं? हाँ सर. सर सर कोएक्सियल. कोएक्सियली मतलब ऐसे सीधे दोनों का एक्सिस सेम रखा है ऐसा। ओके. इन द फिगर सर F1 plus F2 आएगा ना. मतलब f1 प्लस f2 ऊपर। हाँ सर. नहीं, वो पावर पूछा है ना. अच्छा पावर पूछा है, ओके ओके ओके, माय मिस्टेक। पावर पूछा है हमने, तो एफ इक्विवेलेंट निकाल दिया, पावर में फिर उल्टा करना पड़ेगा ना। हाँ सर. ठीक है। 26 देखें, रे अंडरगोज रिफ्रैक्शन फ्रॉम ए टू बी, द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए इज v, देन द स्पीड ऑफ लाइट इन b। तो समझ गए ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेंगे तो काम बन जाएगा स्पीड। ठीक है, हाँ. तो ये मीडियम ए है, सर ये लेकिन मीडियम. स्नेल्स लॉ लगाना पड़ेगा ना। हाँ. एन ए इंटू साइन 60 डिग्री कितना होता है साइन 60, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ √3/2 इज इक्वल टू एन बी इंटू कितना, एक मिनट सॉरी माय मिस्टेक, एंगल हमेशा कहाँ से देखते हैं, नॉर्मल से। एक मिनट, नॉर्मल पहले देखें। इन द फिगर द रे अंडरगोज रिफ्रैक्शन फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ए इज v। यार ये सर थोड़ा वो मीडियम सी दी है. नहीं नहीं नहीं, ये थोड़ा N सा, और N dash normal same. हाँ एन और एन डैश ये नॉर्मल कंसिडरेबल है, तो इसका मतलब अभी एंगल क्या है, ये 30 डिग्री हुआ फिर, और ये एंगल कितना हुआ 60 डिग्री, ऐसे कंसिडर करेंगे क्योंकि एन को नॉर्मल मानेंगे। वैसे इसे बोलना चाहिए था कि एन और एन डैश नॉर्मल है, लेकिन हम अब ऐसे कंसिडर करेंगे कि एन और एन डैश नॉर्मल है, तो पहले हमें फिर रखना चाहिए क्या, साइन 30 डिग्री 1/2, और बाद वाला साइन √3/2. 60 डिग्री √3/2। तो यहाँ से पता चल गया ना एन ए बाई एन बी कितना आ गया, एन ए बाई एन बी कितना आ गया यहाँ से, एन ए बाई एन बी √3. √3। अच्छा याद है कि n प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, 1/v, n इज इक्वल टू क्या होता है, c/v ना। तो जो n का रेशियो v का रेशियो क्या होगा उसका उल्टा. उल्टा. vb बाई va होगा। सो समझ गए vb कितना आ जाएगा, √3v. √3v।
ठीक है, थोड़ा फास्ट रहेंगे यार, फास्ट ही करना है, मतलब अभी स्लो का कोई चांस ही नहीं है ना, टाइम कम होता है करने का। चले, a body falls freely from a tower and travels a distance 40 मीटर in last 2 सेकेंड, the height of the tower। क्या समझाया था, लास्ट 2 सेकेंड बोला है तो हम उसे क्या मानेंगे, लास्ट 2 सेकेंड बोला है तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं, फर्स्ट 2 सेकेंड से ना। क्या बताया, अगर ड्रॉप हो रहा है तो लास्ट का 2 सेकेंड मतलब क्या सॉल्व करेंगे हम, पूछा ये है तो हम क्या सॉल्व करेंगे इसका, फर्स्ट का 2 सेकेंड ना। लेट्स से इसे यू से थ्रो किया, याद है आइडिया। और अप जर्नी का अगर लास्ट का हाँ 2 सर। पूछेगा तो क्या सॉल्व करेंगे फिर, ड्रॉप का फर्स्ट 2। फर्स्ट हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया था। तो अभी क्लियर हो गया कि हम क्या सॉल्व करने वाले हैं, अप जर्नी का फर्स्ट 2 सेकेंड। तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा दिस इज 40, यू हमें नहीं पता बट यू इंटू टी कितना है 2 सेकेंड, माइनस हाफ जी इंटू 2 का स्क्वायर। क्लियर है यार सब लोग, हाँ सर। 40 इज इक्वल टू 2u माइनस ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2g मतलब 20। सो u कितना आ गया, ये 60 और u आ गया कितना 30 मीटर पर सेकेंड। अब यार याद है ना, अगर u पता है तो h कैसे निकालेंगे, हाँ सर। u स्क्वायर बाई 2g। सो कितना आ जाएगा आंसर, 45। 45। अच्छा क्वेश्चन था बट आइडिया आपको याद रखना है दोनों केसेस में। नेक्स्ट, मास अलग है, क्या मास का कोई फर्क पड़ता है क्या टाइम में, नहीं। नहीं। टाइम ड्रॉप का फार्मूला क्या होता है, रूट 2h/g। 2h अपॉन जी। सो इसका मतलब t इज प्रोपोर्शनल टू रूट h। Root a is to root b। हाँ, सो द रेशियो ऑफ टाइम टेकन विल बी रूट a बाई बी, हाइट उनकी a बाई बी, a और b है। ओके, नेक्स्ट रीड करें। A person throws ball with speed v from the top of a building in vertical upward direction, then the ball reaches the ground with 3v। तो उसका हाइट क्या होगा। तो यार ये ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, विद प्रॉपर लॉजिक करते हैं कि इसे हम फेंक किससे रहे हैं, v से, v। ऊपर जाके रुक जाएगा और फिर नीचे आएगा, नीचे ये हिट किससे कर रहा है, 3v से। 3v। तो इसका मतलब क्या हुआ बताए, इसका मतलब ये है कि अगर आप 3v से हिट करोगे तो ये इतनी ही ऊपर जाने वाला है, तभी तो उसे 3v नीचे आके मिलती है। समझ आया, हाँ सर। हाँ। सर और फिर वो नीचे से फेंका तो v वेलोसिटी से बिल्डिंग के टॉप पर गिरेगा। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कंफर्म हुआ कि 3v से फेंकेंगे तो ऊपर तक का एच आ जाएगा, लेकिन v से फेंकेंगे तो सिर्फ ये वाला एच आएगा। हमें क्वेश्चन में कौन सा पूछा है, बिल्डिंग का हाइट पूछा है यार। तो बिल्डिंग का हाइट क्या हो जाएगा, बिल्डिंग का हाइट हो जाएगा टोटल एच माइनस, h²/g। तो बिल्डिंग का क्या हो जाएगा, इसका मतलब टोटल एच माइनस स्मॉल एच। टोटल एच कब मिलेगा, जब किससे फेंकेंगे, 3v। 3v। सो u स्क्वायर बाई 2g माइनस एच कब मिलेगा, जब किससे v फेंकेंगे, square/2g। v स्क्वायर बाई 2g। सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा 4v²/g। कितना आ रहा है, 3 का 4v स्क्वायर 9, square। हाँ 9 माइनस दिस 8 बाई 2 मतलब 4। ठीक, आइडिया समझ आया पक्का, यस। ओके गुड। चले रीड करें नेक्स्ट 30। सर कलेक्टेड एट बॉटम। हाँ, a bottle full of water containing an air bubble in rotate in the horizontal circle। ठीक है, so by a string tied, Collected at neck। हाँ collected at neck। बॉटम होगा।
ओके, तो बता देता हूँ, कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, किसने बोला कलेक्टेड एट नेक? सर चैतन्य। हाँ बताएं, क्यों? सर वो वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर की तरफ जाएंगे तो वो एयर बबल इनसाइड आएगा। ओके, वेरी गुड, ठीक है। क्वेश्चन क्या होता है कि जब हम किसी चीज को रोटेट करते हैं तो उनको क्या लगता है, कौन सा फोर्स फील होता है? सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल। ठीक, और बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है मास के। ठीक, जिस चीज का मास ज्यादा है उसको ज्यादा फोर्स लगेगा। तो लेट्स से इसमें मैं मिक्सचर रख देता हूँ, क्या इस पे मैं मिक्सचर रखता हूँ? मैं कैसे एक्सप्लेन किया करता हूँ इसे? मिल्क एंड क्रीम से। ठीक है, मिल्क और क्रीम, जो मिल्क का क्रीम होता है वो वाला। तो मिल्क एंड क्रीम की अगर बात करें तो अगर हम इस मिल्क को सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो मिल्क के जो पार्टिकल है उनका मास ज्यादा है ना, तो उनको फोर्स ज्यादा रखे लगेगा। तो मिल्क कहाँ पर जाएगा? एंड पोर्शन पे। और क्रीम कहाँ पर आएगी? पहले ही रह जाएगी। समझ आया? Yes, sir. तो इसका मतलब अगर वाटर और एयर बबल को घुमाएंगे तो एयर बबल पहले रह जाएगा और वाटर बाद में जाएगा। ओके, सो कलेक्टेड एट नेक। देखें 31, 3 voltmeter having different resistance. Okay, when some potential difference is applied across A and B, तो वोल्टमीटर की रीडिंग क्या होगी? V1 plus V2 is equal to V3. ओके, कुछ भी हो जाए, अगर ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है मतलब इन दोनों का पोटेंशियल मिला के किसके बराबर होगा? V3. V3 के बराबर होगा। डन। Yes. ये बताएं, पोटेंशियल अक्रॉस ए बी, बताया था ना पोटेंशियल लिखना किरचॉफ लास्ट टाइम। -3V ओके, और तो हमें लिखना है, लेट्स से प्रॉपर चलना है तो VA से चलेंगे, क्या करेंगे फिर? रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई, अगर सेम डायरेक्शन में तो पॉजिटिव हाँ ठीक है, तो ये करंट, ये करंट लिखेंगे हम इन्हें। तो VA माइनस VB का आंसर क्या आ जाएगा? पहले बैटरी कौन सा साइन मिला? नेगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव। तो ये हो गया -3। डन। फिर प्लस 3 into 1. +3 करंट जा रहा है, सो +3 into 1 प्लस 6 इन 3 into 6, 6. तो टोटल कितना आ गया? 18. 18। ओके, नेक्स्ट। 3 equal resistor connected in series across this. 3 equal resistor connected in series across a source of EMF dissipate 10 watt. If same resistors are connected in parallel, तो कितना पावर डिसिपिएट करेंगे? तो मानना पड़ेगा यार, कुछ सबका रेजिस्टेंस कितना है? R। सीरीज में करेंगे तो कितना होगा? 3R। तो पावर कैसे लिखनी चाहिए हमें सीरीज में? फाइनल पावर, क्या मैं I²R लिखूं? नहीं, क्या चीज सेम रह रही है दोनों बार? V. वोल्टेज सोर्स वोल्टेज। तो मैं लिखूंगा क्या? V²/3R। ये पावर है सीरीज की। और जब पैरेलल में रखेंगे तब V square by R by 3. हाँ, V², वो RR के थे अभी 1/3R। ठीक, तो ये 30. पावर कितनी है? 10 है। ओके, तो ये आंसर कितना हो जाएगा? 3V²/R। सो V²/R को हम कितना लिख सकते हैं यहाँ से? 30. 30 लिख सकते हैं ना? सो आंसर कितना आ जाएगा? 90. 90। ओके, ठीक है, चले 34। A long wire carries a steady current, is bent into a circle of 1 turn and magnetic field at the center is B. When it is bent into N turn, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? मतलब क्वेश्चन समझाना,
एक वायर थी, उसका सर्किल बनाया ये एक टर्न का, तो इसकी रेडियस क्या है आर। अब सोचो आप एन टर्न्स का बनाना चाहते हो, बहुत सारे टर्न हो गए, एन हो गए, तो रेडियस कितनी हो जाएगी बताएं। रेडियस तो फिक्स रहेगी ना, अगर L इज इक्वल टू 2πr है तो इसकी क्या हो जाएगी, L तो फिक्स रहेगी ना। L था 2πr, लेकिन हमने तो कितने r बना डाले, n टाइम्स कर डाले ना, n टाइम्स ऑफ 2πr। तो बेसिकली ये नया वाला r कितना हो जाएगा, r बाई N. n टाइम्स छोटा होना पड़ेगा रेडियस को। अब चलो बताओ यार, सर्किल के लिए b का फॉर्मूला बताओ, b का फॉर्मूला, KI b का करंट और उसके बारे में मैग्नेटिक फील्ड का। by हाँ ठीक है, या फिर पूरा अगर k को रखे तो म्यू mu नॉट naught बाय, I by 4πr. नहीं फाइनल आता है 2r, बिल्कुल याद नहीं है सर्किल और इनफाइनाइट वायर का, भाई कहा था ना यार याद रखना है। इनफाइनाइट वायर का क्या आता है, म्यू नॉट आई बाई 2πr, और समझाया था कि सर्किल है तो उसमें पाई नहीं आता है, उसका आता है म्यू नॉट आई बाई 2r। ठीक है, खैर इसकी ज्यादा जरूरत नहीं थी, काम की बात सिर्फ इतनी है कि r है ना यहाँ पर, तो जब हम नेक्स्ट भी निकालेंगे तो r को क्या लिखेंगे, r बाई n, तो एक n ऊपर आएगा। और क्या समझाया था मैंने, अगर n लूप होते हैं तो करंट भी हम n टाइम्स कंसिडर करते हैं, तो कितना फर्क दिखेगा, n स्क्वायर b। n स्क्वायर टाइम्स का। समझा यार ये, हाँ सर. तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट थी, सिर्फ n टाइम्स नहीं कर देना था, रेडियस भी उसकी छोटी हो जाती है r बाई n, तो n स्क्वायर टाइम्स दिखेगा। ओके सर बताया, उसमें n times I क्यों किया? ये बताया था ना कि अगर एक वायर है तो एक करंट फ्लो हो रही है, लेकिन एक ही जगह पे दो वायर्स रख दोगे तो डबल करंट होगी ना, 50 वायर्स रख दोगे तो 50 टाइम्स करंट फील होगी ना। इट इज लाइक कि 50 लूप्स रखे हैं, ठीक है। इसीलिए तो हमने बताया था ना कि जो भी कॉइल होती है उसमें एक थिक वायर नहीं की जाती, सबसे थिन पॉसिबल वायर्स रखी जाती हैं बहुत सारी, जिससे ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़े बहुत। Yes sir. नेक्स्ट 35। ओके ये शायद मैंने आपको नहीं बताया, किसी को पता है क्या ये डायरेक्टली 35 क्वेश्चन डायरेक्ट है, क्या कि फोकस से अगर डिस्टेंस दी है, समझिएगा कि डिस्टेंस कहाँ से दी है, फोकस से, मतलब समझो सपोज ये मिरर है, ठीक है, ये मिरर है, तो आप फील करिएगा ये उसका फोकस है, मैंने आपको दिया है u, ये है u, तो f माइनस u क्या हो जाएगा, f माइनस u क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम फोकस हो जाएगा ना, जिसे उसने क्या कहा है p। ओके तो ये न्यूटन ने बताया था, इसको न्यूटन्स फॉर्मूला भी बोलते हैं, जिसे हम दूसरे तरीके से याद रख सकते हैं, कैसे, मैग्निफिकेशन कंपेयर करके। याद है मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला था f माइनस वी बाई एफ, और एक क्या था F by F minus U. तो बेटा ये f माइनस वी और f माइनस यू ही क्या है, p एंड q। तो जब डिस्टेंस फोकस से दी होती है तो रिलेशन क्या आता है, Oh, PQ is equal to F square. हाँ तो ये याद रखना है बेटा, डन। Yes sir. ये चीज याद रखना है, न्यूटन डिस्प्लेसमेंट फार्मूला बोलते हैं इसे। सर न्यूटन ने, हाँ सर ये फॉर्मूला कॉन्वेक्स और मिरर के लिए भी एप्लीकेबल होगा ना? सबके लिए एप्लीकेबल है, लेंस मिरर सबके लिए। ओके
न्यूटन ने इसे लेंस से डिराइव किया था, कॉन्वेक्स लेंस से, टेबल पे रख के वैसे, बट ठीक है, बाद में हमें पता चला कि सिंपल मैथ है, मतलब तब सिंपल नहीं थी जब उसने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। चलो भाई 36 रीड करें। (36) When the object is at u1 and u2 from a lens, a real and virtual images are formed having the same magnification. तो याद है ना भाई, वर्चुअल कब बनता है, कब बनता है वर्चुअल? F के पहले, ठीक है, और बड़ा बनता है। तो बताओ नेक्स्ट टाइम बड़ा इमेज कब बनता है? जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, एफ एंड टू एफ के से बड़ा। क्लियर? फर्क सिर्फ क्या है कि एक बार रियल है और एक बार वर्चुअल है। तो मैथमेटिकली कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि यार दो केसेस में m1 m2 क्या है, बराबर है, सिर्फ क्या फर्क है, साइन। साइन का फर्क है, बस। वेरी गुड। तो क्या करना है, एक को कर दो -m2 और बस सॉल्व कर दें। समझ आया यार? तो क्या हो जाएगा, f अपॉन f माइनस u1 कर दो एक बार, और एक बार क्या कर दो, u2। क्लियर है? सॉल्व कर लेंगे? yes. ओके। तो देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है यार ये m वाला। एग्जाम में अगर m के सारे फॉर्मूले याद रहते हैं तो मतलब क्वेश्चन फास्ट होता है। ओके 37 देखें। पंप मोटर, to obtain twice as much water from the same pipe in the same time, the power of motor has to be increased. हमें क्या चाहिए, वाटर डबल चाहिए। तो क्या सिचुएशन रहेगी, twice as much water from the same pipe in same time। तो बताए क्या क्या सिचुएशन हो जाएगी। क्वेश्चन समझ आ गया कि भाई पहले पावर क्या थी, mgh बाई t। हाँ 2mgh/t। हाँ अच्छा एक सेकंड, सॉरी, हाइट पे नहीं लेके जा रहे हैं, ये अलग है क्वेश्चन, अलग है। क्या पूछ रहा है, इज यूज टू डिलीवर वाटर एट द सर्टेन रेट फ्रॉम अ गिवन पाइप। मतलब एक पाइप में से किसी पर्टिकुलर रेट पे जो आ रहा है ये वाटर, तो क्या सिचुएशन होगी उसमें, तब उसमें कैसे लिखते हैं पावर को, वर्क फोर्स इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी से करते हैं। कैसे करते हैं अपन, फोर्स इनटू वेलोसिटी से। और हाँ, और फोर्स क्या रहता है, फोर्स कैसे निकालते हैं कि कितने फोर्स से वाटर आ रहा है, प्रेशर से निकालते हैं। तो ये पावर है, ये पावर है, लेकिन वो क्या हो जाता है, फोर्स, और फोर्स होता है अंदर प्रेशर इनटू एरिया। एरिया। सो दिस प्रेशर इनटू एरिया इनटू स्पीड, ये चीज होती है। ठीक, तो हमें पावर क्या करनी है, हमें चेंज करनी है। हमें वाटर क्या चाहिए, डबल रेट से चाहिए। ठीक है, तो जो प्रेशर एनर्जी लिखी जाती है, प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम कितना होता है, उस प्रेशर का फॉर्मूला आता है लाइक हाफ mv² लिखते हैं ना एनर्जी का फॉर्मूला,
प्रेशर क्या होता है, मतलब जैसे फोर्स की बात करें, फोर्स इनटू क्या है, स्पीड है। ठीक है, तो फोर्स से अगर हमें क्या निकालना है, एनर्जी निकालना है कि कितना फोर्स एप्लीकेबल होता है, तो वो आता है क्या, हाफ एम के जगह क्या रहता है, रो आ जाता है वहां पर, तो वो बन जाता है क्या, प्रेशर एनर्जी बन जाती है वहां पर। ओके, सर तो नहीं समझाएंगे। अच्छा ठीक है, एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये थोड़ा सा मतलब उतना रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें मैं सिंपल सी बात बताऊं, जब आपको आगे रहेगा तो मैं ये सिखाऊंगा कि जो पावर होती है, ठीक है, पावर ऑफ लिक्विड मतलब पावर ऑफ फ्लो, यहाँ पर हम क्या डिस्कस कर रहे होते हैं कि लिक्विड को किस हाइट पे लेके जाते हैं, मतलब पोटेंशियल एनर्जी वगैरह देते हैं। अगर हम बात करें पावर अप्लाइड बाय फ्लो, बाय फ्लो, ठीक है, वो होती है प्रोपोर्शनल टू वी क्यूब। मतलब किस किस टाइप वाली पावर इस कैटेगरी में आती हैं, जो विंड माइल्स वगैरह होती है ना, विंड मिल्स, उन पे क्या रहता है, इसी तरीके से पावर जनरेट होती है। अगर एयर की स्पीड जितनी बढ़ती है, उसके क्यूब फॉर्मेट में वहां पर पावर जनरेट होती है। हाँ ठीक है, तो इस तरीके से नहीं है, हम इसमें पावर को सिंपल हम जो सोच रहे थे ना, जैसे वर्क डन एम जी एच बाई टी, जी। ठीक है, ये कर दें, और हाइट ओवर टाइम को क्या लिख दें, स्पीड लिख दें। ठीक है, या फिर बोले कि हमें क्या चाहिए, टू ऑब्टेन ट्वाइस एज मच वाटर फ्रॉम द सेम पाइप इन द सेम टाइम, तो सेम टाइप पे हमें डबल वाटर चाहिए, तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हाइट वाली कोई बात ही नहीं रहेगी, हमें मास डबल चाहिए। ठीक है, तो अगर हमें सेम एरिया से सेम जगह से मास ज्यादा चाहिए और सेम फ्लो के लिए, क्यू क्या होता है, फ्लो रेट। फ्लो रेट मतलब क्या होता है, फ्लो रेट होता है मतलब मास कितना आ रहा है ओवर टाइम, तो मास को क्या लिखते हैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम अपॉन टाइम, और वॉल्यूम को क्या लिखते हैं, एरिया इनटू डिस्टेंस। सो ये बन जाता है रो इनटू ए इनटू डिस्टेंस ओवर टाइम, ये क्या बन जाता है, स्पीड। मतलब आपको अगर लिक्विड का फ्लो चेक करना है तो क्या हो जाता है फॉर्मूला, रो ए वी, ये हो जाता है लिक्विड के फ्लो का फॉर्मूला कि कितना मास फ्लो हो रहा है, केजी पर सेकेंड। ठीक है, तो ये अगर हमें मेंटेन करना है तो इससे पता चलता है कि लिक्विड की डेंसिटी नहीं चेंज करना, मतलब एरिया नहीं चेंज करना, तो फ्लो डबल करने के लिए क्या डबल करना पड़ेगा, वी। फॉर यस, फॉर 2 times the q, the v must be 2v। क्लियर, डबल स्पीड से पानी आना चाहिए तब वो काम करेगा, और स्पीड डबल के लिए बहुत ज्यादा पावर चाहिए, क्यूबिक फॉर्मेट पे डिपेंड करती है पावर। ठीक है, तो ये वाली लाइन याद रखनी है, जितने भी स्टैंडर्ड एरोडायनेमिक्स के क्वेश्चन रहते हैं, मतलब जिनमें एयर फ्लो या जिनमें लिक्विड फ्लो के वजह से चीजें रहती हैं, वो किस पे रहती हैं, इस वी क्यूब पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, ओके, जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड होल्ड करें आप लोग, 1 मिनट।
चले, हाँ तो ये याद रहेगा यार, ये सबको हाँ सर। ये याद रखना है कि जो पावर होता है प्रोपोर्शनल टू वी क्यूब होता है किन किन केसेस में, जहां पे हमें फ्लूइड की फॉर्मेट रहता है, मतलब या तो एयर फ्लो की वजह से होता है जैसे विंड मिल्स वगैरह पे, या फिर मोटर वगैरह पे लिक्विड फ्लो पे, वहां पे हमें इन दो तरीके से पावर देखते हैं। ओके चलो 38 देखें। A. सर इसमें Okay. फिफ्थ ऑप्शन भी है। ओके अच्छा हाँ, ठीक है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि कौन कौन सा ग्राफ करेक्ट है टाइप पे, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ कांस्टेंट स्पीड। तो देख लो कांस्टेंट स्पीड, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है, स्पीड। तो एक तो ये ग्राफ हो गया कांस्टेंट स्पीड टाइम, तो ये चेंज हो ही रहा है। एक्सेलरेशन टाइम से एक्सेलरेशन बढ़ रहा है तो मतलब स्पीड तो कांस्टेंट रह ही नहीं सकती। ये देखो वेलोसिटी कांस्टेंट रह रही है, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, होगा या नहीं होगा। होगा, क्योंकि नहीं पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो मतलब स्पीड तो चेंज हो ही रही है वहां पर। अगर जीरो होता है एक्सेलरेशन तो हम बोलते कि स्पीड चेंज नहीं हो रही, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। तो कितने ऑप्शन रहेंगे हमारे, सिर्फ ए एंड B and D. D। ठीक है। नेक्स्ट 39 रीड करते हैं। सर वो अब डी वाला एक बार ऑप्शन देखो। कौन सा, ये डी वाला, हाँ सर इसमें तो वेलोसिटी सेम रह रही है ना, तो फिर स्पीड। वेलोसिटी सेम है तो यही तो पूछा है ना कि वी रिप्रेजेंट कांस्टेंट स्पीड, वेलोसिटी सेम है तो स्पीड को तो सेम रहना ही पड़ेगा ना। ओ हाँ ओके। वेलोसिटी मतलब स्पीड ही है, सिर्फ डायरेक्शन के साथ है वो। 0.5 मीटर पर सेकेंड। Okay, so a bullet of mass this horizontally fired with a velocity this from a gun 10 kg, what will be the recoil speed। तो बताया ना क्या यूज करना है, मोमेंटम कंजर्वेशन। तो अब हमें पता है कि इनिशियल मोमेंटम जीरो होता है तो हम डायरेक्टली लिख देंगे m1v1 इज इक्वल टू m2v2, M2V2। ठीक है। तो उससे डायरेक्टली रिकॉइल आ जाएगा। देखो ये ग्राम में है और ये केजी में, तो काम नहीं चलेगा, दोनों को ग्राम में ही करके रखना है। सो 50 इंटू 100 इज इक्वल टू हो जाएगा 10,000 इंटू V2, ठीक। तो 3 zeros कैंसिल, 1 जीरो डिवाइड 0.5 आ जाएगा, ठीक है। ओके ठीक है। So a ball is shot vertically upward with a given velocity. It reaches to a maximum height of this, मतलब हम समझ गए u के बारे में। If on a second shot the initial velocity is doubled, then the ball will reach to a height. क्लियर है। तो भाई हमें पता है ना u स्क्वायर बाई 2g चाहिए, अगर u डबल कर देंगे तो कितना टाइम्स आ जाएगा, 4 टाइम 4 टाइम्स। ओके तो क्या आंसर हो जाएगा, 400। 400, 400। ठीक है सही है। ओके फिर 41 देख लेते हैं। Let m denotes the mass of earth, r denotes radius of earth, then g by g क्या हो जाएगा। m by r square। हाँ तो ठीक है, सो हमें पता है g का फॉर्मूला अपना जी एम बाई आर स्क्वायर, बस यहाँ से साफ दिख रहा है क्या हो जाएगा एम बाई आर स्क्वायर। द यूनिट हर्ट्ज इज सेम एज 1 by second second 1 by Second inverse. सेकेंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स। 43 देखें, फ्रीक्वेंसी दी है, साउंड वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी दिस, वेवलेंथ दिस, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू ट्रैवल दिस। तो बेटा स्पीड पता होनी चाहिए तो काम बन जाएगा, डिस्टेंस दी है टाइम निकाल लेंगे। तो हमें इसका मतलब क्या चाहिए, इससे स्पीड चाहिए। सो v इज इक्वल टू क्या होता है, एफ लेमडा, ठीक है। तो एफ लेमडा मतलब एफ कितना है, देखो 10 किलो हर्ट्ज है, मतलब 1000 अभी मल्टीप्लाई करेंगे और ये किस में है, मिलीमीटर में है, तो 1000 डिवाइड करेंगे तो हम समझ गए कि कैंसिल आउट हो गया।
तो आंसर क्या आ जाएगा 30। 30. सो टाइम आ गया ना, डिस्टेंस और स्पीड 1/10। 0.1. ओके ठीक है। नेक्स्ट देखे 44, द साइज ऑफ इमेजेस formed by a concave mirror is same as the size of object. The position of object will be At C. At C. ओके कॉन्केव मिरर है, ठीक है, तो एट सी हो जाएगा। सोचो अगर मैं क्वेश्चन बदल देता हूँ और कॉन्वेक्स मिरर करता हूँ, बताओ कहाँ पर सेम साइज का मिरर सेम साइज का मिल सकता है? फोकस फोकस पर सर मिलेगा ही नहीं सर। कहीं पर नहीं मिलेगा भाई, कहीं पर भी रखो हमेशा इमेज कैसा आता है Diminished. Diminished. डिमिनिश्ड आता है, ठीक है, तो कोई आंसर नहीं होगा, एक ऑप्शन पक्का नन ऑफ दीज होगा। डन, यस ठीक है, हाँ सर. चले ठीक है। तो था अभी काफी क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं। नेक्स्ट अगर पॉसिबल रहेगा तो एग्जाम कब है आपको? 13. 13 मतलब नेक्स्ट संडे है क्या? इस संडे. कमिंग संडे। हाँ मतलब कमिंग संडे, ठीक है। मैं देखता हूँ अगर पॉसिबल रहता है तो फ्राइडे या सैटरडे को एक और 30-40 क्वेश्चंस का सेट करके डिस्कस कर लेंगे अपन, ठीक है। हाँ सर. ओके तो यार यहाँ तक क्लियर था। अच्छा रिकॉर्डिंग इसकी मैं पोस्ट कर ही दूंगा ग्रुप पे, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। जो भी डाउट जो भी क्वेश्चंस थे कुछ इंपॉर्टेंट जो आपने मे बी नहीं सीखे हैं उनको भी एक बार रिकॉल कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। हाँ सर। ओके ओके देन आज के लिए काफी है इतना। मैं एक ट्राई करता हूँ कि इस वीक पे इधर आपको एक लेक्चर रख लेता हूँ या फिर मैं क्वेश्चंस ग्रुप पे पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है। वैसे क्या बेटर रहेगा, क्वेश्चन ग्रुप पे पोस्ट कर देता हूँ, आप लोग सॉल्व कर लेंगे। हाँ सर. चलो ठीक है, वो बेटर रहेगा, देखते हैं जैसा रहेगा मैं इन्फॉर्म करता हूँ। ओके ओके देन बाय बाय एवरीवन, Bye. या बाय। बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर।